भौतिक, वातावरण के भौतिक, एवं मानवीय तथ्यों का, एवं मानवीय तथ्यों का एकाकी एवं स्वतंत्र अध्ययन एवं स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया जा सकता है, पर्वतों से नदियों का पर्वतों से नदियों का उद्गम होता है, पर्वतों से नदियों का उद्गम होता है, लेकिन नदियाँ गए लेकिन नदियाँ बहाए गए तलछट का जमाव भूसन्नतियों में कहाँ करती हैं? भूसन्नतियों में करती हैं, जबकि
तलछट का जमाव जबकि तलछट का जमाव अधिक हो जाता है, जबकि तलछट का जमाव अधिक हो जाता है, तो उनके दसाव के कारण, तो उनके धसाव के कारण, तो उनके धसाव के कारण आंतरिक शक्ति आंतरिक शक्ति संपीड़न के कारण, आंतरिक शक्ति संपीड़न के कारण तलछट में तलछट में मोड़ पड़ने लगते हैं, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए आप, अंतर संबंध का सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है, जिसके हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की, तो वो इस बात का प्रतिपादन करता है, इस बात को सिद्ध करता है, किस बात को सिद्ध करता है कि वातावरण के भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का, जो वातावरण के भौतिक तथ्य हैं, जो मानवीय तथ्य हैं यानी जो सांस्कृतिक तथ्य हैं, जो भौतिक तथ्य हैं यानी वातावरण के भौतिक अर्थात प्राकृतिक तथ्य या मानवीय तथा सांस्कृतिक तथ्यों का एकाकी एवं स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया जा सकता है। यानी न तो हम अकेले, कहने का मीन्स ऐसा है, तात्पर्य ऐसा है कि न तो हम अकेले मानवीय तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं और न हम अकेले प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। न तो हम अकेले मानवीय तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं और न हम अकेले भौतिक तथ्यों का या प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। पर्वतों से नदियों का उद्गम होता है। पर्वतों से किसका उद्गम होता है? नदियों की। यानी पर्वतों के जो पीक होते हैं, पर्वतों की जो घाटियाँ होती हैं, वहाँ से पानी इकट्ठा होकर के नीचे फुट हिल जोन में आता है, पर्वत पादीय क्षेत्र में आता है। बहाव उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर होता है, अर्थात पानी का जो फ्लो होता है, पानी का जो प्रवाह होता है, वह उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर होता है। जब उच्च ढाल से पर्वतों की चोटियों से पानी निचले स्लोप की ओर आता है, यानी जो पर्वतों की चोटियां हैं, उस चोटियों से पानी निचले स्लोप की ओर आता है। कौन से स्लोप की ओर आता है? निचले स्लोप की ओर जब पानी आता है, प्यारे विद्यार्थी, पानी ऐसे आ रहा है, इस फ्लो में आ रहा है। ये उच्च है, ये निम्न वाला भाग है, ये उच्च है, ये निम्न वाला। तो पानी का फ्लो ऐसे हुआ ना,
उच्च ढाल से निम्न ढाल के, हाई ढाल से लोअर ढाल की ओर हुआ ना, यानी जब वह पानी नीचे पर्वत पादीय क्षेत्र में यानी पर्वतों की तलहटे में आ जाता है तो वह अपने मैदानी भाग के आसपास के पानी को बटोरता है और पानी को इकट्ठा करके एक विशाल धारा के रूप में उसको गति मिल जाती है। जब वह विशाल धारा के रूप में गति मिल जाती है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो उसको पानी प्राप्त हुआ है वो पानी कहाँ से हुआ है, वो पर्वतों से प्राप्त हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नदियों का उद्गम होता है प्यारे विद्यार्थियों, वह नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, नदियों का उद्गम पर्वतीय क्षेत्रों से होता है। लेकिन नदियों द्वारा बहाए गए लेकिन नदियों द्वारा बहाए गए जमाव का भूसन्नतियाँ, लेकिन नदियों बहाए गए तलछट का जमाव भूसन्नतियों में करती हैं। लेकिन नदियाँ बहाए गए तलछट का जमा भूसन्नतियों में जियोसिंक्लाइन में करती हैं। कहाँ पर करती हैं? जियोसिंक्लाइन में करती हैं, भूसन्नतियों में करती हैं। अर्थात लेकिन नदियाँ बहाए गए तलछट का जमाव जो सामान्य धरातल होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए ये एक जनरल एक धरातल है, एक सरफेस है, ठीक है ना। तो इसका कुछ भाग क्या है, इसका कुछ भाग डाउनवार्ड है धरातल का। मान लीजिएगा ये भाग डाउनवार्ड है, तो यहाँ से डाउनवार्ड की ओर यहाँ पर नीचे वाले भाग में मैं आपसे बात करूँ। देखिए विद्यार्थियों, हम एक शेप बना के आप सबको समझाते हैं कि मान लीजिएगा कि ये धरातल का कौन सा ढाल है, यह धरातल का सामान्य ढाल है। यदि हम इसकी बात करते हैं कि इस प्रकार की हमारे पास में कोई संरचना है, कौन सी संरचना है, इस प्रकार की हमारे पास में कोई संरचना है प्यारे विद्यार्थियों। जब इस प्रकार की हमारे पास में संरचना है, देखिए यहाँ से नदियों का पानी आ रहा है, ये वाले भाग में पानी आया, नदियाँ अपने साथ क्या लेकर के चल रही हैं, नदियाँ अपने साथ तलछट भी लेकर के चल रही हैं। जब नदियाँ अपने साथ किसको लेकर के चल रही हैं, नदियाँ अपने साथ में तलछट को लेकर के चल रही हैं। किसको? तलछट को लेकर के चल रही हैं। तो नदियाँ के पानी के साथ क्या आ रहा है, नदियों का तलछट आ रहा है ऐसे, और तलछट आकर के कहाँ जमा हो रहा है, कहाँ जमा हो रहा है, ये यहाँ पर ऐसे पानी आ रहा है ऐसे, और यहाँ आकर के यानी ये किनारों वाले भाग में और इसके बॉटम वाले भाग में किसका जमाव हो रहा है, तलछट का जमाव हो रहा है, ठीक है ना। जबकि तलछट का जमाव अधिक हो जाता है, जब तलछट का जमाव क्या हो जाता है, जब तलछट का जमाव अधिक हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है, तो इस वाले भाग का यहाँ से ये यहाँ पर तलछट का जमाव हो रहा है। इसमें जब तलछट का जमाव अधिक हो जाता है, हम मान लीजिएगा कि यहाँ ये जो तलछट का जमाव हो रहा है, यहाँ किसका जमाव हो रहा है, यहाँ तलछट का जमाव हो रहा है। जब यहाँ पर तलछट का जमाव हो रहा है, जब यहाँ हम बात कर रहे हैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों, किसका जमाव हो रहा है, तलछट का जमाव हो रहा है, तो इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से धसाव हो जाएगा। यानी यह आकृति है ना, यह आकृति यानी यह आकृति, यह वाला भाग धस करके कहाँ आ जाएगा, यह वाला भाग धस करके, यह वाला भाग धस करके नीचे की ओर आ जाएगा। आप देखिए यह वाला भाग धस करके कहाँ आ जाएगा, यह वाला भाग धस करके नीचे की ओर आ जाएगा। तो हम यही तो कह रहे हैं ना, जबकि तलछट का जमाव अधिक हो जाता है, ये यहाँ पर जो जमाव हो रहा है ना, ये जमाव किसका है, यह जमाव तलछट का है। जब अधिक हो जाता है तो उसके कारण यानी धसाव के कारण, आंतरिक शक्ति संपीड़न के कारण, अब आंतरिक संपीड़न के कारण से, संपीड़नात्मक बल के कारण से यानी तलछट में मोड़ पड़ जाते हैं, और इस तलछट में क्या पड़ जाते हैं,
मोड़ पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं, फोल्ड यानी फोल्ड पड़ जाते हैं। और फोल्ड पड़ जाने के कारण से यानी ये वाला मलबा यहाँ आकर के जमा हो गया, इसका मतलब ये वाला भाग यहाँ से क्या हो गया, खाली नीचे आ गया। अब संपीड़नात्मक शक्ति के कारण से इसमें क्या पड़ गए, संपीड़नात्मक शक्ति के कारण से इसमें यहाँ पर क्या पड़ रहे हैं, यहाँ पर मोड़ पड़ रहे हैं। किसके कारण से, संपीड़नात्मक शक्ति के कारण से इसमें क्या पड़ रहे हैं, इसमें मोड़ पड़ रहे हैं। क्या पड़ गए, यानी संपीड़नात्मक शक्ति के कारण से इसमें मोड़ यानी फोल्ड पड़ गए, यानी ये मुड़ गया, ठीक है ना। यानी इसमें क्या पड़ गए, यहाँ पर मोड़ पड़ गए, ठीक है ना। और मोड़ पड़ने के कारण से किसका निर्माण हो जाता है, यानी इसी के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो जाता है, यानी पर्वतों का क्या हो गया, पर्वतों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं, यानी भूसन्नति के नाम से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या कहलाती है, ये हमारे पास में भूसन्नति के नाम से जानी जाती है। तो भूसन्नति आपके समझ में आई कि ये धरातल है, धरातल से ये यहाँ पर नदियों का पानी यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, जो हमारा डाउनवर्ड वाला भाग है, इसके साथ विभिन्न प्रकार का तलछट चल रहा है। विभिन्न प्रकार का जो तलछट यहाँ पर चल रहा है, जो यहाँ पर तलछट चल रहा है, वह डाउनवर्ड वाले भाग में आकर के जमा हो रहा है, डाउनवर्ड वाले भाग में। और इसका दबाव और इसका वजन, वेट और इसका दबाव इतना अधिक हो जाता है, यानी इस तलछट का जमाव अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर इस वाले भाग में धसाव हो जाता है। नीचे धसाव हो जाने के कारण से आंतरिक संपीड़नात्मक बल के कारण से, यानी इस धसाव, जिस तलछट का धसाव हुआ था उसमें क्या पड़ जाते हैं, उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। और इन मोड़ों के कारण से किसका निर्माण हो जाता है, पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो क्या हम बात करें सांस्कृतिक तत्वों का, क्या भौतिक तत्वों से संबंध नहीं है, क्या ये आपको ये प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, ये प्रभाव हमारे को क्या है, ये प्रभाव हमारे को दिखाई दे रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आगे बढ़ता हूँ, हम आगे की ओर चलते हैं आपके पास में। आप देखिए अगला आता है, पृथ्वी पर समस्त पृथ्वी पर समस्त वायुमंडलीय दशाएं, पृथ्वी पर समस्त वायुमंडलीय दशाएं सूर्यातप से नियंत्रित सूर्यातप से नियंत्रित होती हैं, सूर्यातप से क्या होती हैं, नियंत्रित होते हैं। और परस्पर परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहती हैं।
एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। भूतल पर तापमान के भूतल पर तापमान के असमान वितरण के कारण वायुदाब में भिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं, जिससे विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं जैसे आंधी, तूफान, हवाएं, चक्रवात, आदि उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? आदि उत्पन्न होते हैं। देखिए आप, पृथ्वी पर समस्त वायुमंडलीय दशाएं यानी सोलर इंसोलेशन से, किसे? सोलर इंसोलेशन से, यानी पृथ्वी पर समस्त वायुमंडलीय यानी पृथ्वी पर समस्त वायुमंडलीय दशाएं यानी पृथ्वी पर जो समस्त वायुमंडलीय दशाएं हैं वह सूर्याताप से यानी सूर्यातप से नियंत्रित होती हैं। किससे नियंत्रित होती हैं?
तब से नियंत्रित होती हैं। किससे नियंत्रित होती हैं? सूर्या तप से नियंत्रित होती हैं और परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। और परस्पर क्या रहती हैं? और परस्पर एक दूसरे से वह संबंधित भी रहती हैं। ठीक है ना। हम बात करें भूतल पर तापमान के असमान वितरण के कारण वायुदाब में भिन्नता उत्पन्न होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर आप क्लियर कर लीजिएगा कि वायुदाब के मध्य और तापमान के मध्य व्यतुकरणवा अनुपाती संबंध होता है, यानी विलोमा अनुपाती संबंध होता है, अपोजिट संबंध रिलेशन होता है। जिस स्थान विशेष पर तापमान अधिक होता है उस स्थान विशेष का वायुदाब कम होता है। देखिए, हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं जिससे कि आगे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। हम बात करते हैं असमान वितरण के कारण वायुदाब में क्या आ जाती है? भिन्नता, यानी वेरिएशन आ जाता है। किसमें? वायुदाब में भिन्नता आ जाती है। देखिए, हम एक तरफ तो रखते हैं तापमान, हम एक तरफ तो क्या रखते हैं? तापमान। और हम एक तरफ जब तापमान रख रहे हैं तो हम दूसरी तरफ क्या रख रहे हैं? एक तरफ तो देखो हमने तापमान रखा है और दूसरी तरफ हम जो रख रहे हैं, दूसरी तरफ हम रख रहे हैं वायुदाब। किसको रख रहे हैं? हम दूसरी तरफ वायुदाब को, एयर प्रेशर को रख रहे हैं। ठीक है ना। यानी एक तरफ तो हम रख रहे हैं तापमान को और दूसरी तरफ हम उसी के पैरेलल, यानी उसी के हम समानांतर चले तो हम दूसरी तरफ किसको रख रहे हैं? वायुदाब। देखिए, इनके मध्य हम संबंध स्थापित करते हैं। यदि तापमान क्या है हमारे पास में? तापमान उच्च है, ठीक है। और वायु, यदि तापमान उच्च है तो वायुदाब क्या होगा? वायुदाब निम्न होगा, क्योंकि धरातल के आसपास की जो हवाएं हैं, मैं आपसे बात करूं कि धरातल के आसपास की जो हवाएं हैं, यह हवाएं धरातल के आसपास में भारी होती है। कैसी होती है? यह हवाएं धरातल के आसपास में भारी होती हैं, यानी वेटफुल होती हैं। क्या होती हैं? यानी धरातल के आसपास में हवाएं सघन होती हैं, सघनता लिए हुए होती है, क्योंकि यह हवाएं ठंडी होती हैं। इसका मतलब धरातल पर जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं तो यह वायु क्या होती है? गर्म होती है। और पिछले दिनों भी हम आपसे बात कर रहे थे कि एक संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। धरातल के आसपास की हवा का गर्म होकर के और ऊपर की ओर उठना और ऊपर वाली भारी हवा का नीचे की ओर आना, यह एक सर्कुलेशन बन जाता है, यह एक सर्कुलेशन बन जाता है, एक वायु का संसरण बन जाता है। इस प्रकार के संसरण को ही हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रकार के संसरण को ये हम, यानी हम संवहनीय संचरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम संवहनीय संचरण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जब यहाँ पर ऐसा है कि तापमान उच्च है, वायुदाब निम्न है, इसका मतलब वायुदाब निम्न है, तो इसका मीन्स क्या हो गया? हवाएं हल्की हो गई हैं। अब हवाएं क्या हो गई हैं? हवाएं हल्की हो गई हैं। अब देखिए, ये तो हमारे पास में कौन सा रिलेशन आया? ये तो हमारे पास में पहला रिलेशन आता है। यह तो पहला संबंध आ गया इन दोनों के मध्य। अर्थात मैं एक यहाँ नोट डाल के लिख दूं कि तापमान एवं वायुदाब के मध्य विलोमा
विलोमानुपाती संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विलोमानुपाती संबंध होता है तापमान के मध्य और वायु दाब के मध्य। अब मैं दूसरे संबंध की आपसे बात कर लेता हूँ। हम इस तरफ फिर तापमान रख लेते हैं, तापमान, और दूसरी तरफ हम क्या रख देते हैं? दूसरी तरफ हम वायु दाब वाला दूसरा फैक्टर रख लेते हैं। तापमान यहाँ का क्या है? तापमान निम्न है, तो वायु दाब क्या है? उच्च। देखिए, ये हमारे पास में दूसरा संबंध आया है। जब यह दूसरा संबंध हमारे पास में आ रहा है, तो क्या यह संबंध ये नहीं दर्शाता कि इनके मध्य कौन सा संबंध है? विलोमानुपाती संबंध है। कौन सा संबंध है? इनके मध्य विलोमानुपाती संबंध है, व्यतिक्रमणानुपाती संबंध है, व्यतिक्रमणानुपाती संबंध है। जब इन दोनों के मध्य व्यतिक्रमणानुपाती संबंध है, यानी विलोमानुपाती संबंध है, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि तापमान उच्च है तो वायु दाब निम्न होगा, यानी हवाएं हल्की होंगी। यदि तापमान कम है तो वायु दाब उच्च होगा, अर्थात हवाएं सघन और भारी होगी। तो यही तो बात हम आपसे पढ़ रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, कि भूतल पर तापमान के असमान वितरण, यानी तापमान का कौन सा वितरण? असमान। तो असमान वितरण ये रहा ना, अभी तो हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। हम कौन से तापमान की व्याख्या कर रहे हैं? ये रहा ना, ये रहा ना तापमान का असमान वितरण। हम इसी तो असमान वितरण की बात कर रहे हैं। तापमान का उच्च होना, तापमान का निम्न होना, यही तो असमान वितरण है के कारण वायु दाब में देखो भिन्नता उत्पन्न हो गई। तापमान अधिक है तो वायु दाब न्यून है, यदि तापमान न्यून है तो वायु दाब उच्च है, जिससे विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं, यानी ये एटमॉस्फेयर की जो विभिन्न प्रकार की जो वेरिएशन प्रकार की कंडीशंस हैं, यानी इनका क्या होता है? इनका जन्म होता है। तो हम मुख्य रूप से बात करें, जैसे आंधी का आना, तूफान का आना, हवाओं का बहना, चक्रवात का आना आदि, ये जो घटनाएं घटित होती हैं वायुमंडल में, आपके शोभ मंडल में, किसमें? आपके ट्रोपोस्फीयर में, शोभ मंडल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये वायु दाब और तापमान की भिन्नता के कारण से ही होती हैं। तो हमने ये संबंध स्थापित किया तापमान के मध्य और वायु दाब के मध्य कि इन दोनों के मध्य व्यतिक्रमणानुपाती संबंध होता है, अर्थात इन दोनों के मध्य यानी अपोजिट या विलोमानुपाती संबंध होता है। यानी उच्च है तो निम्न होगा, निम्न है तो उच्च होगा। इस कारण से इस प्रकार की मौसमी दशाएं क्या होती हैं? इस प्रकार की मौसमी दशाएं उत्पन्न होती हैं। हम बिंदु को आगे बढ़ाते हैं और हम आगे की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, यदि हम आगे की ओर चले तो है, अगला है, आगे आता है हमारे पास में जलवायु एवं वनस्पति परस्पर घनिष्ठ संबंधित है। क्या है? घनिष्ठ संबंधित है वनस्पति एवं जलवायु परस्पर घनिष्ठ एक दूसरे से क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी जलवायु और वनस्पति सामान्यतः
सामान्यतः जलवायु को वनस्पतियों का नियंत्रक यानी कंट्रोलर, नियंत्रक माना जाता है किसको? यानी सामान्यतः वनस्पतियों को जलवायु का सामान्यतः नियंत्रक माना जाता है। एक विशिष्ट प्रकार के एक विशिष्ट प्रकार के एक विशिष्ट प्रकार के एक विशिष्ट प्रकार के जलवायु प्रदेश में एक विशिष्ट प्रकार के जलवायु प्रदेश में एक विशेष प्रकार के वृक्ष एवं वनस्पतियां ही पनपती हैं। इससे सिद्ध है कि इससे सिद्ध है कि वनस्पतियां जलवायु का इससे सिद्ध है कि वनस्पतियां जलवायु का परिणाम होती हैं। इससे सिद्ध है कि वनस्पतियां जलवायु का परिणाम होती हैं।
परिणाम होती हैं। इस प्रकार जलवायु एवं वनस्पतियों में अंतर निर्भरता है। क्या है? अंतर निर्भरता है। जलवायु, हम आपसे बात करें कि जलवायु एवं वनस्पति परस्पर घनिष्ठ संबंधित होती है। हाँ, हम इस चीज़ को तो मानते हैं, हम इस चीज़ को तो स्वीकार करते हैं कि जलवायु में और वनस्पति में क्या होता है, जलवायु और वनस्पति में घनिष्ठ संबंध होता है, कोर रिलेशन होता है। अर्थात जलवायु पूर्ण रूप से वनस्पति को प्रभावित करती है। देखिए, हम आगे व्याख्या करते हैं। सामान्यतः जलवायु को वनस्पतियों का नियंत्रक, कंट्रोलर माना जाता है। हाँ, माना जाता है साहब। कैसे माना जाता है कि सामान्यतः जलवायु को वनस्पतियों का नियंत्रक माना जाता है। अर्थात मैं आपसे बात करूं यानी जलवायु की, तो जो हमारी जलवायु होती है ना, ये जलवायु मौसमी घटनाओं का दीर्घकालिक योग होता है। अर्थात जो विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं का कौन सा योग होता है, उन घटनाओं का दीर्घकालिक योग होता है। कौन सा योग होता है? उन घटनाओं का दीर्घकालिक योग होता है। जब हम उन घटनाओं के दीर्घकालिक योग की आपसे बात कर रहे हैं, देखिए, तो इसके द्वारा क्या होता है कि वनस्पतियों का विकास, वनस्पतियों की वृद्धि और वनस्पतियों का जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि और विकास होती है, ये प्रभावित होते हैं। यदि हम आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों कि इनकी ग्रोथ, इनकी वृद्धि और इनका विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है, इस प्रभावितता की यदि हम आपसे बात करना चाहते हैं, मान लीजिएगा एक तरफ आपकी तरफ उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, दूसरी तरफ आपकी तरफ शीत कटिबंधीय टुंड्रा प्रदेश है। मान लीजिएगा शीत कटिबंधीय प्रदेश है। मान लीजिएगा कि एक उष्णकटिबंधीय जो जलवायु प्रदेश है, वहाँ का टेम्परेचर अधिक है, तो शीत कटिबंधीय जलवायु प्रदेश का टेम्परेचर क्या है, का टेम्परेचर कम है। कौन से? शीत प्रधान जलवायु प्रदेश का टेम्परेचर कम है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वाष्पीकरण अधिक होता है, तो संघनन की प्रक्रिया भी अधिक होती है और वर्षा भी अधिक होती है। एक वनस्पति के विकास के लिए, यानी उस वनस्पति को वृद्धि करने के लिए और वृद्धि करने के साथ साथ उसके विकास के लिए वर्षा की, तापमान की अति आवश्यकता होती है। जो दशाएं उसको ट्रॉपिकल जोन से प्राप्त हो रही हैं, उस वनस्पति को कहाँ से प्राप्त हो रही है? उस वनस्पति को ट्रॉपिकल जोन से प्राप्त हो रही है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से उस वनस्पति को प्राप्त हो रही है। जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से उस वनस्पति को प्राप्त हो रही है, तो दूसरी तरफ हम दूसरे अपोजिशन में उसके पैरेलल चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हम शीत कटिबंध की बात कर रहे थे ना, तो शीत कटिबंध वाले क्षेत्र में वर्षा कम हो रही है, तापमान कम है। तो ये जो वर्षा है, तापमान, ये सारी जलवायु की दशाएं तो हैं, इनको हम जलवायु की दशाओं में तो शामिल करेंगे। जब वहाँ पर इस प्रकार की दशाएं यानी अनुकूल नहीं है, इस प्रकार की दशाएं वनस्पति के अनुकूल नहीं है, तो वनस्पति का विकास रुक जाएगा। वनस्पति का विकास तो होगा, लेकिन जिस गति से विकास कहाँ पर हो रहा है, जिस गति से विकास हो रहा है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन में, उस गति से विकास यानी शीत कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं होगा। जब शीत कटिबंधीय क्षेत्र में उस गति से विकास नहीं होगा, तो क्या जलवायु ने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और क्या जलवायु ने शीत कटिबंधीय क्षेत्र में
अपना योगदान नहीं दिया, अपना योगदान दिया है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो जलवायु तो वनस्पतियों के लिए एक कंट्रोलर का काम करती है, यानी एक ये कह सकते हैं कि नियंत्रण का काम करती है। अर्थात वनस्पतियों के अनुकूल जलवायु है तो वहां की वनस्पतियां बहुत तेज गति से विकास करेंगी, और यदि उनके अनुकूल जलवायु नहीं है तो वनस्पतियों का विकास बाधित हो जाएगा, वनस्पतियों का विकास रुक जाएगा। इससे सिद्ध है कि वनस्पतियां जलवायु का परिणाम होती हैं। अर्थात जलवायु वनस्पति का परिणाम नहीं होती है, बल्कि वनस्पतियां किसका परिणाम होती हैं, बल्कि वनस्पतियां जलवायु का परिणाम होती हैं। किसका परिणाम होती हैं? जलवायु का परिणाम होती हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वनस्पति के विकास में, वनस्पति की वृद्धि में, अर्थात और वनस्पति के विभिन्न प्रकार के जो उसके फैक्टर्स हैं, जो उसके तत्व हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनमें महत्वपूर्ण योगदानों की आपसे बात करूं तो जलवायु ने अपना अहम रोल अदा किया है। हम जो ट्रॉपिकल जोन की आपसे बात कर रहे थे, इस ट्रॉपिकल जोन में हम मुख्य रूप से आपसे बात करें कि वनस्पति का विकास अधिक है। किस जोन की तुलना में? हम शीत जोन की तुलना में बात कर रहे थे कि क्योंकि यानी उष्ण कटिबंधीय जोन की जलवायु अधिक उपयुक्त है उस शीत जोन की तुलना में। इस कारण से यहाँ पर वनस्पति का विकास शीत जोन में कम हुआ है और उष्ण कटिबंधीय जोन में अधिक हुआ है। तो यानी एक नियंत्रक का काम करती है। कौन? जलवायु एक नियंत्रक का काम करती है। किसके लिए? वनस्पति के विकास में और वनस्पति की वृद्धि में है। तो हम ये कह सकते हैं आपको। आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं। विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति एवं पशु जगत में एवं पशु जगत में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले
पाए जाने वाले जंगली जानवर विभिन्न प्रदेशों की वनस्पतियों एवं पशु जगत में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले जंगली जानवर इन वनों के कट जाने के कारण समाप्त हो रहे हैं के कारण क्या हो रहे हैं, के कारण समाप्त हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, के कारण समाप्त हो रहे हैं। देखिए, विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति एवं पशु जगत में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी विभिन्न प्रदेशों की एक तो वनस्पति, क्या, एक तो विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति एवं उसी के साथ साथ कौन सा जगत, पशु जगत। उस वनस्पति में रहने वाले पशु पक्षी, कौन सी, उस वनस्पति में रहने वाले पशु पक्षियों की मैं बात कर रहा हूँ। यानी उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं, उस उष्ण कटिबंधीय जो वन हैं उनमें रहने वाले पशु पक्षी। मानव ने सर्वाधिक उन वनों का दोहन किया है, मानव ने सर्वाधिक उन वनों का शोषण किया है, क्योंकि इनसे विभिन्न प्रकार की मानव को इमारती लकड़ियां प्राप्त हुई हैं। तो मानव ने उन वनों का क्या किया है, मानव ने उन वनों का दोहन किया है। दोहन करने के कारण से ये वन क्या हो गए हैं, ये वन नष्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, ये वन नष्ट हो गए हैं। इन वनों के नष्ट होने के कारण से उनमें निवासित, उनमें रहने वाले जो जंगली जानवर हैं, जो वाइल्ड एनिमल हैं, उनका जीवन संकट में पड़ गया है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने उस वनीय क्षेत्र को छोड़ करके और वो मानव के आवास वाले क्षेत्रों की ओर गमन करने लग गए। क्योंकि उनका वो जो क्षेत्र था जहाँ उनको सुरक्षा मिल रही थी, जहाँ उनको संरक्षण मिल रहा था, जहाँ उनको प्रोटेक्शन मिल रहा था, तो वो वाला क्षेत्र उनका क्या उजाड़ दिया गया है, मानव ने उसको नष्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे मानव के आवास वाले क्षेत्रों की ओर उन जानवरों का ट्रांसफर हुआ, तो मानव ने उनका शिकार कर लिया। शिकार करने के कारण से धीरे धीरे वो जानवर क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो एक दूसरे के मध्य क्या संबंध नहीं पाया जाता, संबंध पाया जाता है। ठीक है ना। अगले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पारस्परिक पारस्परिक अंतर संबंध पारस्परिक अंतर संबंध पारस्परिक अंतर संबंध पारस्परिक अंतर संबंध केवल प्राकृतिक तक ही सीमित नहीं है। पारस्परिक अंतर संबंध केवल प्राकृतिक तत्वों के मध्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि
विभिन्न सांस्कृतिक बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक तत्व बल्कि क्या बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक तत्व विभिन्न प्राकृतिक तत्वों से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न तत्वों से संबंधित होते हैं। विभिन्न तत्वों से संबंधित होते हैं। सांस्कृतिक तत्वों का अन्य सांस्कृतिक तत्वों के साथ भी संबंध होता है। स्वयं मनुष्य जो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। पारस्परिक अंतर संबंध केवल प्राकृतिक तत्वों के मध्य तक ही सीमित नहीं है। यानी पारस्परिक अंतर संबंध कौन सा? पारस्परिक अंतर संबंध यानी आपस में जो इंटर रिलेशन है वह आपस में इंटर रिलेशन केवल, हम बात करें आपसे, केवल किनके मध्य तक ही सीमित नहीं है? केवल प्राकृतिक तत्वों तक ही सीमित नहीं है। यानी पारस्परिक जो अंतर संबंध है वह अंतर संबंध केवल प्राकृतिक तत्वों के मध्य तक ही सीमित नहीं है। हम ऐसे कहे कि साहब प्राकृतिक तत्वों के मध्य ही आपस में पारस्परिक इंटर रिलेशन पाया जाता नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। वो प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानवीय तत्वों अर्थात सांस्कृतिक तत्वों के मध्य भी क्या पाया जाता है? इंटर रिलेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंटर रिलेशन पाया जाता है। कौन सा रिलेशन पाया जाता है? इंटर रिलेशन पाया जाता है। ठीक है ना। बल्कि सांस्कृतिक तत्व विभिन्न प्राकृतिक तत्वों से संबंधित होते हैं। बल्कि सांस्कृतिक जो तत्व है ना, यानी जो कल्चरल जो फैक्टर है ना, कल्चरल जो एलिमेंट्स है ना,
यानी विभिन्न जो सांस्कृतिक तत्व हैं, यानी जो सांस्कृतिक तत्व हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक तत्व हैं उन पर डिपेंड हैं, उन पर निर्भर हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक तत्वों के मध्य और सांस्कृतिक तत्वों के मध्य क्या पाया जाता है, आपस में अंतर संबंध पाया जाता है। अर्थात सांस्कृतिक तत्व किस पर निर्भर हैं, सांस्कृतिक तत्व जो निर्भर हैं वह प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं, वह प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर हैं। सांस्कृतिक तत्वों का अन्य सांस्कृतिक तत्वों के साथ भी संबंध होता है। यानी एक सांस्कृतिक तत्व, क्या मानव सांस्कृतिक तत्व नहीं है, तो क्या मानव विभिन्न प्रकार के मल्टीपर्पज भवनों का निर्माण, बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं करता है? क्या इसी के साथ साथ मानव परिवहन की विधाओं का विकास नहीं करता है? क्या मानव खेतों का विकास नहीं करता है? क्या खेतों को उपयोगी और उपजाऊ नहीं बनाता है? क्या मानव विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का यानी के क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं करता है? तो सांस्कृतिक तत्वों का सांस्कृतिक तत्वों के साथ भी रिलेशन है। यानी सांस्कृतिक तत्वों का सांस्कृतिक तत्वों के साथ भी क्या है, रिलेशन होता है। यानी हम ये बात कहे कि जो सांस्कृतिक तत्व होता है ना, उस सांस्कृतिक तत्व का सांस्कृतिक तत्व के साथ भी क्या होता है, सांस्कृतिक तत्व के साथ भी रिलेशन होता है, अर्थात संबंध, जिसमें स्वयं मानव भी शामिल है, क्योंकि मानव भी एक कल्चर है। यानी एक कल्चर एक प्राणी है, यानी मानव स्वयं भी एक यानी सांस्कृतिक प्राणी है। यानी एक कल्चर जो है, यानी हम एक कल्चर का अंग मान सकते हैं, एक संस्कृति का अंग मान सकते हैं मानव को, कि मानव भी एक सांस्कृतिक प्राणी है, ठीक है ना, मानव भी एक सोशल क्रिएचर है। तो इसी प्रकार से बात करें, एक कल्चर यानी वो है क्रिएचर है जो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है, अर्थात मानव भूगोल के सेंटर में जिसको हमने रखा है, अर्थात मानव को सेंटर में रख करके और मानव के इर्द गिर्द विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में यदि सेंटर में रखा जाता है, यानी मानव भूगोल में यदि किसी को मध्य में रखा जाता है, तो मध्य में हम किसको रखते हैं, यानी मानव भूगोल के मध्य में हम रखते हैं किसको, हम मानव भूगोल के मध्य में रखते हैं मानव को। और मानव को हम बेसिक कॉन्सेप्ट मानते हुए, मानव को हम आधार मानते हुए क्या करते हैं, हम मानव भूगोल का ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं। क्योंकि मानव ही एक ऐसा सांस्कृतिक प्राणी है जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें कौशल है, जो विभिन्न प्रकार के तकनीकों का क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करता है, क्या करता है, जो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करता है। तो इसी प्रकार से हम आपको ये कह सकते हैं कि मानव में इस प्रकार की क्या पाई जाती है, मानव में इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार इस प्रकार मानव का अंतर संबंध, इस प्रकार मानव का अंतर संबंध का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि इस प्रकार मानव के अंतर संबंध का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि विश्व के जड़ एवं चेतन
विश्व के जड़ एवं चेतन सभी तथ्य एक दूसरे को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और परस्पर घनिष्ठ रूप से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। स्वयं मनुष्य भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है। स्वयं मनुष्य भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है, जो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित क्या होता है? प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। इस प्रकार मानव का अंतर संबंध का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है, यानी इस प्रकार जो मानव का अंतर संबंध का सिद्धांत है, मानव के अंतर संबंध का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है। हम बात करें जो मानव है, इस मानव का अंतर संबंध का सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है, हम उसकी प्यारे विद्यार्थियों आपसे बात कर रहे हैं कि क्या स्पष्ट करता है मानव का जो अंतर संबंध का सिद्धांत है। यदि हम इसकी बात करें आपसे कि विश्व के जड़ एवं चेतन सभी तथ्य, चाहे गतिशील हो और चाहे गतिशील नहीं हो, चाहे स्थूल हो जिनमें किसी प्रकार की गति संभव नहीं है, वंशवृद्धि संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है, चाहे चेतन हो अर्थात जिसमें प्राणी, जिसमें हम जूलॉजिकल कम्युनिटी और जिसमें हम बोटनिकल कम्युनिटी को सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें मानव स्वयं भी शामिल है, अर्थात विभिन्न प्रकार का प्राणी जगत, और हम पादप जगत को इसमें क्या कर सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार के पादप जगत को इसमें शामिल कर सकते हैं। किसको शामिल कर सकते हैं? हम इसमें पादप जगत को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना? ये सभी जड़ एवं चेतन सभी तथ्य एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, एक दूसरे को क्या करते हैं? यह एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य करते हैं और परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और आपस में इनमें बहुत गहरा संबंध होता है। यानी भौतिक तत्व जो होते हैं, यह भौतिक तत्व सांस्कृतिक तत्वों के साथ क्या होते हैं? अंतर्निर्भर या अंतर्निर्भर या उन पर डिपेंड होते हैं। मैं ऐसे कहूँ कि सांस्कृतिक तत्वों की पूर्ति
प्राकृतिक तत्वों के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात सांस्कृतिक तत्व वह तत्व होते हैं, मानवीय तत्व वह तत्व होते हैं जिनमें मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होती है, अर्थात मानव इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके, इनको कंज्यूम करके, इनको खर्च करके और अपने विभिन्न प्रकार के यानी जो कल्चरल लैंडस्केप हैं, जो कार्ल सावर-मोदेन ने इस शब्दावली का प्रयोग किया है, यानी इनका प्रयोग किया है, मानव इनका प्रयोग करता है। मुख्य रूप से हम आपसे बात करें और परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। स्वयं मनुष्य भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है और मनुष्य भी उसी पर्यावरण का अंग है जिनमें चेतन और हम जड़ दोनों सभी तथ्यों की बात कर रहे हैं। तो मानव चेतन है, मानव चेतन है और ये जो प्राकृतिक तत्व हैं ये अचेतन है, ये जड़ है, इनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। जो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों से क्या होते हैं, प्रभावित होता है, अर्थात यह मानव जो पर्यावरण के विभिन्न तत्व हैं, इन विभिन्न तत्वों से प्यारे विद्यार्थियों प्रभावित होता है। आज हमारा पार्थिव एकता का सिद्धांत अर्थात इंटर रिलेशन का जो सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्ट्रियल यूनिटी, और यानी अथवा इसी का ही दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप का सिद्धांत, यह आज हमारा कंप्लीट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा एक सिद्धांत बता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सभी विद्यार्थियों।